दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। सो मार्केट में दोस्तों कहानी कुछ ऐसी है जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि आज मार्केट गिर सकता है। ब्रॉडर स्तर पर आज मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई थी और वैसे हमने आज देखा निफ्टी 1% नीचे है, निफ्टी बैंक 0.79% नीचे है। मिड कैप की बात करें तो 1.5% की मंदी है, स्मॉल कैप 2% नीचे आके बंद हो चुका है। सो लार्ज कैप कंपनीज नीचे हैं, मिड कैप और नीचे है, स्मॉल कैप और ज़्यादा नीचे है। इट मीन्स जो ब्रॉडर स्तर है उसमें मार्केट आज काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है। अब रीज़न क्या था इसके पीछे? कल हमने देखा यानी फ्राइडे के दिन हमने देखा कि यूएस मार्केट में जो एआई कंपनी के स्टॉक्स हैं वो नीचे गए थे, साथ में डाउ जोन्स भी नीचे था। गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन भी थी 1.50 समथिंग कुछ पोस्ट नीचे आने की, तो वैसा ही आज कार्यक्रम देखने को मिला है। साथ में यूएसडी की बात करें तो यूएसडी आज आप नोट कर सकते हैं इंक्रीज हुआ है रुपीज़ के कंपैरिजन में। सो ये भी एक पॉइंट है जिस वजह से एफआईज अभी काफ़ी माल बेच रही है। एडवांस की कंपनीज कुछ है ही नहीं, डिक्लाइन की है मैक्सिमम। सेक्टर्स को देखिए तो सब कुछ लाल है। सो प्रॉपर गिरावट आज हमने देखी मार्केट के अंदर, जिसमें चाहे म्यूचुअल फंड हो, डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हो या फिर कैसी भी इन्वेस्टिंग हो, आज सब कुछ पिटा है। गोल्ड एंड सिल्वर भी आज काफ़ी गिर चुका है, जिसकी भी हमने कल बात की थी। अब देखिए साथ में आप ये देख सकते हैं कि जो टेक कंपनीज है या फिर जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स भी आज काफ़ी नीचे गिरे हैं। यानी निफ्टी जस्ट 1% या 1% के आसपास नीचे, लेकिन यूएस स्टॉक्स के फ्यूचर्स काफ़ी मिक्स हैं। साथ में आप देख सकते हैं साउथ कोरिया का जो मार्केट जो काफ़ी अच्छा कर रहा था, आज 8% नीचे है। एक दिन में 8% इंडेक्स नीचे आ चुका है। सो सिचुएशन आप देख सकते हैं, 8.29% की मंदी। अगर हम पिछले 5 दिन के ट्रेंड को देखें तो 12% का ड्रॉप इसमें देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि अगर इमर्जिंग मार्केट में बिकवाली है, इमर्जिंग मार्केट से पैसे निकल रहे हैं, तो वो जो पैसे हैं ना वो इंडियन मार्केट के अंदर अभी नहीं आ रहे हैं। सो इंडियन मार्केट के अंदर पैसे जब आएंगे, जब रुपीज़ स्ट्रांग होगा, नंबर्स अच्छे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और साथ में क्रूड है, देखो सब कुछ क्रूड ही है। क्रूड जितना ऊपर टिकेगा इंडिया को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि रुपीज़ भी गिर रहा है, साथ में एक्सपोर्ट बिल भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ पा रहा है। सो अभी भी स्ट्रांग है, यानी साउथ कोरिया का मार्केट या फिर जो एआई कंपनीज हैं, अगर मैं ब्रॉडर ट्रेंड की बात करूँ तो ये अभी भी स्ट्रांग ही देखने को मिल जाता है। सो आज का जो मार्केट है ना दोस्तों, दो वजह से नीचे गिरा है। फर्स्ट जो रीज़न है वो आपको बताइए, एआई कंपनीज का गिरना जो कल हमने देखा, यानी फ्राइडे के दिन हमने देखा यूएस मार्केट काफ़ी नीचे था। और भी काफ़ी सारी न्यूज़ हमने देखी जिसमें आरबीआई ने भी अपनी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी कम की है जीडीपी को लेकर। और उसके बाद भी हमने काफ़ी कुछ न्यूज़ देखी सुनी, एलपीजी के प्राइसेस बढ़ना, ठीक है, वो सब तो एक अलग बात हो गई। लेकिन आज जो इजराइल ने किया है उसकी एक्सपेक्टेशन हमको पहले से थी। आपको मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि अब अटैक करेगा तो वो इजराइल करेगा ईरान के ऊपर, यूएस नहीं करेगा। क्योंकि इजराइल काफ़ी कोशिश कर रहा है कि यूएस डिप्लोमेसी का यूज़ ना करके अग्रेसिवली यूज़ करे, वॉर आगे एस्केलेट करे। सो ये मैंने आपको कहा था और एक्चुअली वैसा ही हो चुका है। सो न्यूज़ आती है सुबह 7 बजे के आसपास, और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायली स्ट्राइक हमारे ऊपर हुई है और बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ की गई है। सो अगर आप इतना मार्केट देखोगे, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझोगे, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आगे क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। सो ये चीज़ हमने डेफिनेटली यहाँ पे डेटा को देख के पता लगाया था कि हो सकता है इजराइल सबसे पहले अटैक करे। सो वैसे ही यहाँ पे देखने को मिला है। साथ में फिर ईरान ने भी अटैक किया। ईरान देखो अभी पहले की कंपैरिजन में मेरे हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग है। यूएस कह रहा है कि ईरान के पास में काफ़ी कम मिसाइल्स है, काफ़ी कम ड्रोन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जो टाइम अभी मिल चुका है ईरान को, उसके अंदर ईरान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। सो बदले में ईरान ने भी काफ़ी कुछ मिसाइल, कुछ राउंड्स यहाँ पे छोड़े हैं इसराइल के ऊपर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ में ये भी देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन जो सुप्रीम लीडर वो डिसरप्ट हो चुका है, यानी अब बातचीत भी बंद हो चुकी है। ये न्यूज़ है 1:35 के आसपास, यानी जब अपना मार्केट ओपन था। तो उसके बेसिस पे आज हमारे मार्केट ने रिएक्शन दिया है। अब देखिए ट्रम्प का खेल खराब हो जाएगा ऐसे कि जो भी गोल है आई थिंक वो अचीव हो जाएंगे बहुत ही जल्दी, जब तक पूरा ट्रेड ये नहीं ले पाएंगे। सो प्रॉब्लम है। सो ट्रम्प ने बोला है कि इसराइल और ईरान को स्टॉप करना चाहिए, फायर करना, यानी रोक देना चाहिए सब कुछ। अब आगे वाले वीडियोस में बातचीत करते हैं कि अभी के समय क्या सिचुएशन है। ये आज दोपहर तक की सिचुएशन है, जिस वजह से मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर चुका है। देखना इंपॉर्टेंट है अभी भी इस सिचुएशन को, ताकि अपने को आइडिया मिले कि ये कितना अगली हो सकता है, कितनी ज़्यादा चीज़ें आगे जा सकती हैं। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार अपन चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है। बैरेट में यहाँ पे मिसाइल दागी गई है और
इसराइल ने क्यों अटैक किया है? क्योंकि ईरान ने तो अटैक किया है इसराइल के अटैक करने पर, लेकिन इसराइल ने अटैक किया है क्योंकि थ्रेट आ रहे थे उसको, धमकियां मिल रही थी हिजबुल्लाह से, तो इस वजह से अटैक कर दिया। देखो वो सब ठीक है, अलग बात है, लेकिन इसराइल आपको बताइए बैठेगा नहीं चुप, जो गोल है वो अचीव करके मानेगा। अब यूएस उनके साथ है तो वो एक बड़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है। बाकी अब यूएस अगर खिलाफ हो जाए इसराइल के कि नहीं हमको तो अटैक नहीं करना है, हमको तो जस्ट डिप्लोमेसी से काम लेना है, तो फिर देखते हैं आगे गेम किस तरह से प्ले होगा। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि पहली जो डायरेक्ट मिसाइल है ना ईरान की तरफ से, वो अप्रैल 26 के बाद में अब छूटी है, यानी जो सीज फायर था वो अब टूटा है ऑफिशियली। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ये सीज फायर इतना कुछ खास है नहीं, इसको इसराइल ही सबसे पहले तोड़ेगा। ठीक है, तो ये अभी आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी सारी मिसाइल सही है, सबको रोका भी जा चुका है, कुछ कुछ अटैक हुए हैं, तो ये प्रॉब्लम आज हमने मार्केट में देखी है। टेक्निकली मार्केट तो अच्छा है ही नहीं बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं बीच बीच में तेजी बनती है, वो सेल ऑन राइज वाला पैटर्न बन जाता है। मैं ब्रॉडर मार्केट की बात करूं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन वो नीचे जाने के लिए जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस से नीचे आने के लिए जाएगा। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर जाए, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट इसी हिसाब से चला या फिर जो सिचुएशन है इसी हिसाब से रही, जिसके चांसेस काफ़ी हाई है, तो मार्केट अंडर परफॉर्म ही करेगा। सेल ऑन राइज का पैटर्न किस में है? मार्केट में, निफ्टी में, जो फंड्स भी हम बोल सकते हैं थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा आगे चल के। लेकिन बाय ऑन डिप, यानी कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जिसमें मार्केट नहीं सॉरी जो स्टॉक है वो गिरता कम है ऊपर ज़्यादा जाता है, इसको बाय ऑन डिप के पैटर्न हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग की भाषा के अंदर। ठीक है, बाकी बाय ऑन डिप हमको ये भी बोल सकते हैं कि जितने भी सपोर्ट मिलते हैं नीचे उसमें खरीदारी करो, बट वो जो पॉइंट है ना अभी के लिए सही नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि पता नहीं है कि कितनी चीज़ें बिगड़ सकती है और कहाँ पे सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे मार्केट बाउंस बैक करेगा या फिर कहाँ पे एक्चुअल बॉटम बनेगा। सो अब हम ये मान के चले कि क्रूड वापस से ऊपर जाता है तो फिर मार्केट अपने बॉटम के आसपास, जो प्रीवियस बॉटम था वहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी रखता है, जो कि 3-4% नीचे है। देखो एकदम से तो गिरेगा नहीं, ये आपको भी पता है, बीच बीच में काफ़ी अप्स हम देखेंगे, काफ़ी कुछ न्यूज़ हम सुनेंगे जिसकी वजह से मार्केट को ऊपर जाने का पुश मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जो सिचुएशन है वो नेगेटिव है। अभी कुछ ऐसी भी न्यूज़ आएगी जिसमें सब कुछ ठीक हो चुका है, अब कोई अटैक नहीं करेगा, बट अल्टीमेटली ऐसा लग रहा है मुझको कि इसराइल ने अब यहाँ पे मिसाइलें छोड़ दी है, वो ग्रेजुअली अपना जो काम है वो करने की कोशिश करे। सो ब्रेकडाउन है, लेट्स सी कि कल क्या होता है। आज यूएस के मार्केट को चेक कर लेते हैं आगे चल के, बाकी उससे पहले स्टॉक्स को देखते हैं। कुछ कारनामे आज हुए हैं, कुछ बड़े ड्रॉप आज हमने देखे हैं कुछ कंपनी के स्टॉक्स में। फर्स्ट कंपनी विप्रो। अब देखो विप्रो का 8% स्टॉक गिर चुका है, जबकि बाकी आईटी कंपनीज है इतनी कुछ खास नहीं गिरी है, 14 कपी है। डिविडेंड यील्ड आप देख लो, मतलब 6%, सीरियसली बहुत अच्छा डिविडेंड है ये। डिविडेंड के लिए काफ़ी लोग ओएनजीसी इस तरह की कंपनीज लेते हैं, मैं पर्टिकुलरली जो ग्रोथ कंपनीज होती है उसके बेसिस में आईटी कंपनीज होती है और अपनी एफएमसीजी कंपनीज होती है लाइक आईटीसी या फिर इस तरह की कंपनी। बट विप्रो के अंदर क्या है, कैपिटल अप्रिशिएट नहीं होती है। विप्रो का प्रॉफिट 10 साल में डबल हुआ है आई थिंक, या वो भी नहीं हुआ है, तो 10 साल में स्टॉक डबल भी हो चुका है, तो वो अल्टीमेटली ज़्यादा रिटर्न्स आ गए आपके 10 साल में डबल हो चुका है, क्योंकि वैसी कोई ग्रोथ इसमें निकली नहीं है। सो विप्रो का स्टॉक 4% के साथ में, ये तो यहाँ पे दिख रहा है, बाकी कंपनीज के 1% के साथ में, एंड में 8% का क्रैश विप्रो के स्टॉक में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बाकी आईटी कंपनीज हैं वो कम गिरी, लेकिन विप्रो एट द एंड 3% नहीं 8% नीचे आके बंद हुआ, जबकि बाकी आईटी कंपनीज में इतना कुछ खास हंगामा नहीं था। रीज़न क्या है दोस्तों? रीज़न है कन्वर्जन की न्यूज़ आना, जो टीसीएस में भी आई थी, और जब भी ऐसी कुछ न्यूज़ आएगी ना तो उसका मतलब इम्पैक्ट होगा, एफआई सीधा बेचेगी उन कंपनी के स्टॉक्स को, और फिर वापस लाना एफआईज को काफ़ी टफ होगा। सो विप्रो को ये सब चीज़ें पता ही है, और विप्रो ने इसी वजह से फर्स्ट अपने स्टेटमेंट दिया है आफ्टर ये जो कन्वर्जन की न्यूज़ आई है पुणे के अंदर। पहले नासिक के अंदर टीसीएस के अंदर हुआ था, अभी ये सीन आप देख सकते हैं। सो बाहर की जो कंपनीज होती है टेक कंपनीज, वहाँ पे इनोवेशन की न्यूज़ आती है, अपने कंपनीज में फिलहाल कन्वर्जन की न्यूज़ आ रही है, जो कि काफ़ी ख़राब बात है, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है। सो आप देख सकते हैं कंपनी ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अंदर ये पॉइंट आता है, यानी इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। एम्प्लॉय अगर ऐसा कुछ करता हुआ पाया गया तो वो सस्पेंड होगा, उसको निकालेंगे, सबसे पहले टर्मिनेट करेंगे, सेकंड उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। सो यहाँ पे कंपनी ने बोला है हम पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है पुलिस की, उसके अंदर हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, बट ऐसी जब भी न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली फिर वो नेगेटिव रिएक्शन आता है नेक्स्ट डे, और वही चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। विप्रो की फॉर्मर एम्प्लॉय यानी पहले काम कर चुकी है, उन्होंने लीगल एक्शन भी लिया है विप्रो के ऊपर, कुछ कंप्लेंट फाइल की है, डिटेल में काफ़ी सारा
पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है उसको एक बार अपन नहीं देखेंगे, जस्ट अपन यहाँ पे नोट करते हैं कि टेक्निकली और फाइनेंशियली कंपनी कैसी। फाइनेंशियली कुछ खास है नहीं, आपको पता ही है। टेक्निकली भी अब इसमें ब्रेक डाउन हो चुका है। सो विप्रो का मतलब है एक फॉलिंग नाइफ, जिसको जो भी खरीदेगा लॉसेस होगा। काफ़ी लोग कई सालों से इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, बट इससे भी बेटर आईटी कंपनीज जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, अच्छे नंबर्स आते हैं, सो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आपने देखा कि यहाँ पे गिरावट तो हुई है, ब्रेकडाउन तो हुआ है, लेकिन अब अगला सपोर्ट कहाँ पे है, वो 18% नीचे है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ तक गिरेगा, जस्ट हम टेक्निकली देख रहे हैं कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, तो 18% नीचे है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाता है। इससे बेटर है एआई कंपनीज के ऊपर फोकस करें। कंपनी के स्टॉक गिरे हैं आज, लेकिन इनमें रिकवरी करने की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, और नंबर्स अच्छे आने की संभावना वो काफ़ी ज़्यादा है ऑर्डर बुक के हिसाब से। ठीक है, जैसे नेटवेब, ऐसे नहीं कह रहा हूँ आप खरीद लो, जस्ट कंपैरिजन दोनों कंपनीज के बीच में। तो 8% ये भी गिरा है, 8% विप्रो भी गिरा है। अब लोग सोचे कि विप्रो ज़्यादा नीचे है, विप्रो पुरानी कंपनी है तो विप्रो लेते हैं, बट ऐसे स्टॉक मार्केट में काम नहीं चलता है। स्टॉक मार्केट में काम नंबर्स के बेसिस पे चलता है, जिसमें एआई कंपनीज में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और आने की संभावना है। अब क्या ये एआई गेम खत्म हो चुका है, ये अभी पता चलेगा यूएस मार्केट की सिचुएशन को देख के। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि जब भी कंपनी के स्टॉक इतनी तेजी से गिरते हैं ना, तो कुछ नहीं करते, वेट एंड वॉच करते हैं कि कहाँ पे प्राइस सेटल होता है, और मार्केट के टेक्निकल से आपको बता देंगे। अनंत राज ये भी 5% नीचे गिर गया है। उसके बाद में E2E, ये गेम अभी इसका समझ से बाहर है कि इतना ऊपर क्यों चला गया, वापस नीचे क्यों आ रहा है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो समझ से बाहर होती हैं। नेटवेब, एक्सपेक्टेशन थी कल, जैसे कि हमने देखा था कि एआई कंपनीज गिरी है, ब्रेकडाउन की बात मैंने की थी और वो इसमें हो ही चुका है। लेकिन अब जो अगला सपोर्ट है ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन का है, तो आई थिंक यहाँ से 2-3% नीचे है, और ये आपको पता चल जाएगा कि जब भी स्टॉक गिरना बंद करेगा, टेक्निकली आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ बॉटम बनते हैं वो आपको चार्ट बता देगा। इसके बाद में अनंतराज, सेम पैटर्न, इसके अंदर भी सपोर्ट इसका भी थोड़ा सा दूर है। लेट्स सी कि कल भी ये कंपनीज गिरती है क्या। E2E काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक करें लोग, अच्छा पैसा कमाया जा चुका है इसके अंदर। अब नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा चल चुका है, क्योंकि स्प्लिट एंड बोनस की न्यूज़ आ रही है, उसके बेसिस पे स्टॉक में काफ़ी अच्छा रनअप हो चुका है ऑलरेडी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियोस आप देखना है, स्टॉक्स के ऊपर बातचीत हमने की है, यहाँ पे भी आपको मिलेगा सीखने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।